थारू गांव के कच्चे छप्परों के ऊपर मॉनसून के बादल घने और काले छाए हुए थे, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे जमा बुजुर्गों के चेहरों पर कहुशी कम ही थी। गीली मिट्टी और आने वाली बारिश की खुशबू से भरी हवा में एक जाना आइडेंटिटी भार था, टूटे वादों का भार। कई पीढ़ियों से बिहार की थारू जनजाति सत्ता के साथ एक असहज गठबंधन में रहती आई थी। उनका भाग्य बदलते राजनीतिक परिवेश की सनक पर अनिश्चित रूप से निर्भर था। कभी तराई क्षेत्र को आच्छादित करने वाले जंगलों के स्वामी थारू लंबे समय से मुख्यधारा के समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए थे। प्रकृति की लय में निहित उनकी परंपराओं को अक्सर आदिम कहकर खारिज कर दिया जाता था। राजनीतिक बयानबाजी के शोर में उनकी आवाजें दब गईं। उनकी बात कोई नहीं सुनता था। फिर भी वे इस उम्मीद से बंधे रहे कि एक दिन सम्मान और आत्मनिर्भरता के जीवन के लिए उनकी दलीलों का जवाब दिया जाएगा। इस साल मॉनसून एक तरह की बेचैनी के साथ आया, जो थारू लोगों के दिलों में बढ़ती हताशा को दर्शाता है। कभी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जंगल, जो उनके भरण पोषण और आजीविका का स्रोत थे, अपने पूर्व ग्लोरी से बहुत कम हो गए थे। कभी मछलियों से भरी रहने वाली नदियां अब धीमी गति से बहती थीं, औद्योगिक कचरे और उपेक्षा से ब्लॉक्ड। उनके वोट चाहने वाले राजनेताओं द्वारा फुसफुसाए गए विकास के वादे उनके घरों में अनाज के भंडारों की तरह खाली साबित हुए थे। बुजुर्गों के चेहरे एक्सपीरियंस के ज्ञान से भरे हुए थे। वे खोखली बयानबाजी से प्रभावित होने से बेहतर जानते थे। उन्होंने यह सब पहले भी देखा था। बड़े बड़े ऐलान, विस्तृत योजनाएं, वर्षों की उपेक्षा के बाद आशा के मोमेंट्स, भंगुर मोमेंट्स। वे जानते थे कि सच्ची प्रगति उनके समुदाय को सशक्त बनाने, उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने और राज्य के विकास की कहानी में उनका सही स्थान सुनिश्चित करने से ही आ सकती है। थारू जनजाति का जीवन हमेशा से ही जंगल से जुड़ा रहा है। पीढ़ियों ने ट्रियों की भाषा पढ़ना, पत्तों से सरसराती हवा की फुसफुसाहट को समझना सीखा था। उनका जीवन प्रकृति की लय से संचालित होता था। उनका भरण पोषण जंगल की धरती से मिलता था। वे उस इकोलॉजिकली तंत्र के साथ हार्मनी में रहते हुए शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे और खेती करते थे, जिसने उन्हें जीवित रखा था। थारू के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। पौधों के औषधीय गुणों पर, टिकाऊ कृषि की कला पर और वन इकोलॉजिकली तंत्र के नाजुक संतुलन पर। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि प्रगति और विकास एनवायरमेंटीय क्षरण की कीमत पर नहीं आते हैं। वे कई मायनों में भूमि के मूल संरक्षक थे। उनका जीवन इसके कल्याण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। लेकिन चेंज की लहरें अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आईं। कभी पवित्र माने जाने वाले जंगलों को अब संसाधनों के रूप में देखा जाने लगा, जिनका शोषण किया जाना था। उद्योगों और बड़े पैमाने पर कृषि के आगमन ने प्रगति का वादा तो किया, लेकिन साथ ही विस्थापन और बेदखली का खतरा भी पैदा कर दिया। जंगल की लय के आदी थारू ने खुद को चेंज की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते हुए पाया। जनजाति के इतिहास और परंपराओं के रखवाले बुजुर्गों ने बढ़ती चिंता के साथ देखा, क्योंकि उनकी पुश्तैनी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था, उनके जंगलों को साफ किया जा रहा था और उनकी नदियों को प्रदूषित किया जा रहा था। वे जानते थे कि उनके पर्यावरण के नुकसान का मतलब न केवल उनकी आजीविका का नुकसान है, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनके जीवन के तरीके का क्षरण भी है। भारत में लोकतंत्र के आगमन ने सभी के लिए समानता और न्याय का वादा किया। थारू कई अन्य हाशिए पर पड़े कम्युनिटियों की तरह यह उम्मीद करने लगे कि आखिरकार सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज सुनी जाएगी। उन्होंने उत्साह के साथ चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया, अपने वोट के लिए होड़ कर रहे राजनेताओं द्वारा किए गए वादों पर अपना विश्वास रखा। बदले में राजनेता थारू समुदाय के चुनावी सिग्निफिकेंस को आइडेंटिटी ने में तेज थे। वे गांवों में उतरे, लोगों पर विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य के वादे किए। स्कूल बनाए जाएंगे, अस्पताल स्थापित किए जाएंगे और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। चेंज के लिए उत्सुक और बेहतर भविष्य की उम्मीद करने वाले थारू ने इन वादों पर अपना भरोसा जताया। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास देखने को मिले। सरकार ने जनजातीय कम्युनिटियों के उत्थान के उद्देश्य से एथिसियां शुरू की, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के प्रावधान शामिल थे। अपनी मजबूत कार्यनीति और लचीलापन के साथ थारू ने इन अवसरों का लाभ उठाने में तत्परता दिखाई। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा, इस उम्मीद में कि शिक्षा बेहतर जीवन की कुंजी होगी।
लेकिन प्रगति की गति बहुत धीमी थी। विकास के लाभ अक्सर थारू क्षेत्र के सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुंचने में विफल रहे। स्कूलों में अक्सर कर्मचारियों की कमी थी और वे खराब तरीके से सुसज्जित थे। हॉस्पिटल्सों में बुनियादी सुविधाओं और योग्य डॉक्टरों का लैक था। वादा किए गए रोजगार घोंघे की गति से ही अमल में आए, जिससे युवाओं में मायूसी और हताशा फैल गई। प्रकृति की धीमी लय के आदी थारू ने खुद को विकास की गति से जूझते हुए पाया, एक ऐसी गति जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। नीति निर्माताओं द्वारा परिकल्पित विकास की अवधारणा अक्सर थारू लोगों की आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होती थी। थारू के लिए विकास का मतलब मेगा प्रोजेक्ट या औद्योगिक गलियारे नहीं थे। यह उनके मूल अधिकारों को सुरक्षित करने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के बारे में था, जो उनके पारंपरिक ज्ञान और जीवन के तरीके का सम्मान करता हो। थारू का विकास का दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिक स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने पारंपरिक भूमि अधिकारों की मान्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की मांग की, जो उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, और आर्थिक एम्पावरीकरण के अवसर, जो उनके पारंपरिक कौशल और ज्ञान पर आधारित हों। वे समझते थे कि सच्चे विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और एनवायरमेंटीय स्थिरता भी है। हालांकि सामने आई विकास की रूपरेखा अक्सर इन आकांक्षाओं को आइडेंटिटी में विफल रही। उनकी पुश्तैनी भूमि के बड़े हिस्से को औद्योगिक परियोजनाओं, खनन वर्कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मोड़ दिया गया था। कभी उनकी जीवन रेखा रहे जंगलों को एकल फसल वाले बागानों के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ कर दिया गया, जिससे नाजुक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया और वे अपनी आजीविका के पारंपरिक सोर्सों से वंचित हो गए। कभी अपने पर्यावरण के संरक्षक रहे थारू को अब विकास के नाम पर हाशिए पर धकेला जा रहा था। बुलडोजर की आवाज और आर्थिक विकास के शोर में उनकी आवाजें दब गईं। सत्ता के गलियारों में शायद ही कभी सुनी गई। उनका पारंपरिक ज्ञान, जिसे कभी रिस्पेक्टेड किया जाता था, अब आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामने आदिम और अप्रासंगिक बताया जा रहा था।